हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह हम कोई बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज के भी टॉपिक हमारा बेहतर ही टॉपिक है। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक और चीज को हमने वर्णन किया था। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए फिर हम आगे यहाँ पर वैदिक काल में हमने क्या पढ़ा था? वैदिक काल में हमने वेदों के बारे में पढ़ा था कि वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके उपवेद के बारे में हमने वर्णन किया था। फिर उसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने वर्णन किया था कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, यजुर्वेद किसे कहते हैं। इसी सिलसिले को फिर उपनिषद किसे कहते हैं, पुराण किसे कहते हैं, फिर वेदांग किसे कहते हैं, इसके बारे में एक एक चीज ने हमने वर्णन किया था। तो अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हमें क्या करना है? पढ़ना है वैदिक काल में जो इंपॉर्टेंट है और वैदिक सभ्यता में जो सामाजिक तौर पर उस समय समाज कैसा था, उस समय पंचायतें होता थी तो पंचायतें कैसे होती थी, उस समय यज्ञ होते थे तो यज्ञ होते थे कैसे होते थे, उस समय नदियों का नाम क्या क्या था। तो एक ही बात को हम एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे और एक और चीज को बारीकी से सुनिएगा। क्या कहा जा रहा है? देखिए, वैदिक काल जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इस सभ्यता को माना जाता है कि इस समय सभ्यता का समय काल है। फिर पूछा जाए कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में जो समय है वैदिक सभ्यता का समय है। क्लियर? इसको कितने भागों में बांटा गया? तो आप कहेंगे जो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। पहला पूर्व वैदिक, दूसरे के नाम है उत्तर वैदिक। क्लियर? पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया। फिर पूछा जाए कि ये बताइए जो पूर्व वैदिक था उसका दूसरा नाम क्या था? तो आप कहेंगे ऋग वैदिक काल था। ऋग वैदिक काल था। फिर दूसरा जो था उत्तर वैदिक, उसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक को दूसरे नाम महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो उत्तर वैदिक काल में महाजनपद के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर? फिर ये पूछा जाए कि ये बताइए कि जो ऋग वैदिक काल हो गया या महाजनपद काल हो गया, इसके बारे में वर्णन होता है? जी होता है। तो सर आप बताइए, आपको कैसे मालूम चला कि ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के बारे में आप बताइए। तो हम कहेंगे हमने वेदों में पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल का वर्णन किया गया है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में वैदिक काल या महाजनपद काल के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर? फिर पूछा जाए वैदिक काल का समय काल कितना था? तो आप कहेंगे इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। पूछा जाए उत्तर वैदिक काल का समय काल कितना था? तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच तक माना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसको यहां तक माना जाता है। फिर पूछा, हम लोग बार बार पढ़ रहे थे कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बारे में वर्णन किया गया है। ये बीसी क्या रहा था? बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले जितने भी आएंगे। पहले ये थोड़ा कि ईसा मसीह जब जन्म लिए उससे पहले दुनिया था नहीं, दुनिया तो उससे पहले था, लेकिन जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो लोग रहते थे, जो सभ्यता थी, उसे बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो सभ्यता थी या जो समय काल चला उसे बीसी कहा जाता है। और ऐसा ईसा मसीह के जन्म के बाद जो सभ्यताएं जो समय चल रही है, अभी हम लोग हैं 2024 में, तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाए एडी। एडी मतलब क्या होता है? एना डामनी। क्लियर? बीसी और एसी में कंफ्यूजन पूछे तो आप क्लियर कर लीजिएगा कि बीसी किसे कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, और एडी जो वर्तमान समय में चल रहा है। क्लियर? अब देखते हैं कि ये तो हो गया। अब क्वेश्चन एक और चीज को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन तो इतना बहुत बड़ा लाए हैं और एक और क्वेश्चन को डीपली पढ़ा जाएगा। पूछा जाता है कि आर्यों द्वारा इस देश का नाम भारत रखा गया। जिस देश में रहते हैं, जिस हम भूमि पर रहते हैं, इसका नाम भारत है। तो पूछा, क्वेश्चन बोला आर्यों द्वारा इस देश का नाम भारत रखा गया। क्या ये बात सही है या सत्य है या असत्य है? तो आप कहेंगे सत्य है। कैसे रखा गया? जब आर्य आए, आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से तो उसमें मालूम नहीं था कि ये कौन सा महाद्वीप है। तो उस समय जब अब के समय की गणना की जाती है तो मालूम चलता है कि उस समय जहां से आए थे उसे वह मध्य एशिया का एरिया था। उस समय वो भारत आए। भारत तो उस समय एक भूमि था, एक स्थल था, कोई नाम था नहीं। तो वहां से जब आर्य भारत आए, तो भारत आए, जब आने के बाद जो आर्यों की जो कबीले के जो हेड थे या कबीले के जो मुखिया थे, उनका नाम भरत था।
इसलिए इस देश का नाम भारत प्रसिद्ध है। तो अगर पूछा जाए कि आर्यों द्वारा भारत नाम रखा गया, क्लियर। फिर सवाल ये उठता है कि भारत तो क्लियर हो गया, आर्यों द्वारा रखा गया। जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम ज्यादा है, जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम भारत है, हिंदुस्तान है और फिर इंडिया है। समझ रहे साहब, जिस देश में रहते हैं उसका मेनली नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। तो सवाल ये पूछता है, तो भारत सर तो आपने बता दिया, आर्यों द्वारा नाम रखा गया था इसका भारत, तो फिर हिंदुस्तान कैसे रखा गया? सवाल तो भी पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि जब यूनानी और ईरानी लोग जब भारत में आए, जो यूनानी और ईरानी लोग जब भारत में आए, आने के बाद वो क्या करते थे, उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। उस समय भारत कहा नहीं जाता था, उसे कहा जाता था सिंधु नदी के जो तट पर लोग रहते थे या सिंधु घाटी की तरफ जो लोग रहते थे उसे सिंधु कहा जाता था। तो फिर वो सिंधु को स को ह कहते थे। पूछा जाए कि हिंदुस्तान शब्द किसने रखा था, आप कहेंगे यूनानियों ने और ईरानियों ने क्या रखा था, हिंदुस्तान रखा था। फिर पूछा जाए इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इंडिया शब्द किसे कहा गया, तो आप कहेंगे जब यूरोप की कंपनी जब भारत में आई तो आने के बाद उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र को इंडस वैली कहा। ना वो भारत कहे ना हिंदुस्तान कहे, और जो इस क्षेत्र को क्या कहे, इंडस वैली कहे। और आने वाले समय में इसी क्षेत्र को इंडिया नाम से जाना गया। यदि पूछा जाए कि इंडिया शब्द किनके द्वारा बोला गया है, तो आप कहेंगे यूरोपियों द्वारा। हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा बोला गया है, तो आप ईरानी और यूनानी लोगों के द्वारा हिंदुस्तान शब्द बोला गया है। भारत कैसे नाम रखा इस देश का, तो आप कहेंगे आर्यों के कबीले के जो मुखिया थे या जो हेड थे उनका नाम भरत था, इसलिए उसके आधार पर इस देश का नाम भारत रखा गया। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बताइए। और अब देखते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन आर्य द्वारा भारत नाम क्यों रखा गया, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, आप कहेंगे वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो आप कहेंगे ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक। तो इससे पहले जो सभ्यताएं हमने पढ़ा जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, सवाल तो ये भी उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो फिर आप हमको बताइए, आप सवाल पूछिएगा सर आपको कैसे मालूम, आपने कहा वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इससे पहले क्या आई थी, वो नगरीय सभ्यता कैसे हो गई। तो हम कहेंगे बाबू आप समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल निकले थे, जितने भी भूमि के बारे में वर्णन किया गया, इससे यह स्पष्ट होता था कि वहां नगरीय सभ्यता थी। अब सवाल उठता है कैसे, देखिए पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां पर सड़कें चौड़ी चौड़ी मिली। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई, जब स्थल ढूंढा गया तो वहां मालूम चला कि वहां की नालियां जो थी ढकी हुई थी। इस बात से वहां की इमारतें जो थी बड़ी बड़ी इमारतें थी, बहुत ऐसी कंडीशन थी जो इस बात को दर्शाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। इसके बारे में वर्णित किया गया है, कहां पर, वेदों में किया गया। फिर आता है सवाल, ये भी तो क्लियर हो गया। फिर सवाल ये उठता है कि वैदिक सभ्यता में पूजनीय जानवर गाय को माना जाता है। वैदिक सभ्यता में पूजनीय जानवर गाय को माना जाता है। किसको माना जाता है, गाय को माना जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि ये बताइए कि इससे पहले, कंपैरिजन करना है कि इससे पहले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय की पूजनीय जानवर गाय थी। तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की पूजनीय जानवर गाय नहीं थी। फिर सवाल उठता है क्यों नहीं थी, सवाल तो ये भी उठेगा कि क्यों नहीं थी। तो आप कहेंगे सर जी ये बताइए हमको, बार बार आप कह रहे हैं कि गाय पूजनीय जानवर सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी, आपको कैसे मालूम। तो हम बोलेंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता के जब साक्ष्य मिला तो वहां पर सर्वाधिक एक श्रृंगीय जानवर का साक्ष्य मिला, वहां के मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगीय जानवर का चित्र मिला, वहां की दीवालों पर वहां के इमारतों में सर्वाधिक एक श्रृंगीय जानवर का साक्ष्य मिला। तो इस बात से यह अंदाजा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक श्रृंगीय जानवर को
पूजनीय जानवर माना जाते थे। तो उस समय के लोग क्या गाय से अवगत थे? जी नहीं, गाय तो थी उस समय, लेकिन गाय को अपना पूजनीय जानवर नहीं मानते थे। क्लियर? सिंधु घाटी भी क्लियर हो गया, वैदिक सभ्यता भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब आता है, ये भी क्लियर हो गया। अब आता है आर्य। जो आर्य थी उनकी विशेषताएं क्या थी? तो आप कहेंगे जो आर्य थे मध्य एशिया से आए थे, उनकी भाषाएं कैसी थी? तो आप कहेंगे आर्य संस्कृत बोलते थे। क्लियर? आर्य संस्कृत बोलते थे, आर्य घुड़सवारी करते थे, आर्य लाठी वगैरह भाजने की तरीका को जानते थे, कला वगैरह जानते थे। तो इस बात से होता ये आर्य की विशेषता थी। फिर सवाल उठता था जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए, आपने कहा कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, हमने भी कहा आर्य मध्य एशिया से भारत आए। तो क्या एक साथ आए? तो जी नहीं। तो कैसे है? वो अलग अलग झुंड बना बनाकर वो भारत आए। ठीक, वो कैसे आए? अलग अलग झुंडों में भारत आए। क्लियर? आर्य की विशेषता में अगर पूछ दे कि आर्य की विशेषताएं क्या थी, तो आर्य खुद को अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य अपने आप को भगवान के सबसे करीबी भक्त मानते थे। आर्य खुद संस्कृत बोलते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। फिर सवाल ये उठा कि जब आर्य भारत आए, क्लियर, जब भारत आए तो आर्यकरण किए। जब भारत में आर्य आए तो आर्यकरण किए। तो आर्यकरण मतलब होता है कि अपने धर्म का, आर्यों का प्रचार प्रसार करना। क्लियर? कि पूछा जाए कि जब आर्य जब प्रचार प्रसार कर रहे थे उस समय दो लोग मेन थे, जिनका नाम था गौतम राहुगढ़ और दूसरे का नाम था अगस्त ऋषि। ठीक, कि एक का नाम था गौतम राहुगढ़, दूसरे का नाम था अगस्त ऋषि। तो फिर वर्तमान समय के जब इतिहास को खोला गया तो मालूम चला कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र था उसमें प्रचार कौन कर रहे थे? तो गौतम राहुगढ़ कर रहे थे। और दक्षिण भारत के जो क्षेत्र था वहां पर प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे? अगस्त ऋषि कर रहे थे। अगस्त ऋषि कर रहे थे। तो फिर पूछा जाए कि अगस्त ऋषि के बारे में अभी हम फिलहाल ना पढ़कर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल, इसके बाद अब उत्तर भारत का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद मगध स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके जब हम दक्षिण भारत में के इतिहास जब पढ़ेंगे तो अगस्त ऋषि के बारे में वर्णन किया जाएगा। क्लियर? तो अब आता है सवाल कि उत्तर भारत में जो गौतम राहुगढ़ थे वह कैसे ऋषि थे? तो आप समझिए इन्होंने उत्तर भारत में कैसे अपने आर्यकरण को फैलाया। तो एक सवाल आता है और कि एक कहानी भी है कि जब गौतम राहुगढ़ जब आए और आने के बाद उन्होंने एक दिव्य शक्ति से अपने जीभ पर क्या किए? एक ज्योति जला दिया, दिया नहीं, जीभ है ना, यहाँ पर एक दिया जला दिया। वो दीप की विशेषता थी कि वो दीप एक बार अगर बुझ जाए तो पुनः दोबारा वो दीप जलेगी नहीं। तो उन्होंने वो ज्योतिष का प्रयोग कर अपने दिव्य शक्ति से अपने जिह्वा पर वो दीप को जला दिए। जब वो दीप जला, क्लियर देखिए, जब वो दीप जला तो वो अपने भारत को अपने क्षेत्र जो था उसमें भ्रमण करने लगे। तो जहां भी लोग देखते थे इस चीज से अचंभित होते थे और इनके धर्म के प्रति आकर्षित होते थे। तो इनको प्रशंसा होती थी कि हमारे धर्म के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो इसी तरह वो भ्रमण करते करते वर्तमान समय के जो हाजीपुर और पटना का क्षेत्र है उनके बीच में एक आता है गंडक नदी। तो गंडक नदी के तट पर वो ऐसे ही प्रचार करते हुए जा रहे थे तो अचानक उनकी जिह्वा से, जो जीव से वो दीप गिर गया जमीन पर। गिरने के बाद वो दीप बुझ गया। तो उनको बहुत क्रोध आया कि इतना समय से हम जला रहे हैं, फिर वो बुझ गया, फिर दोबारा हमारा दीप जलेगा नहीं। तो कहने का मतलब वो बहुत क्रोधित हुए। और क्रोधित होने के बाद उन्होंने श्राप दे दिया। कहां पर? उस स्थल को श्राप दे दिया कि ये अछूतों की नगरी है। किसने कहा था? गौतम राहुगढ़ ने क्या कहा था? ये अछूतों की नगरी है। किसको कहा था? पाटलिपुत्र को कहा था। पाटलिपुत्र का नाम क्या है वर्तमान समय में? पटना। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि किस स्थल को अछूतों की नगरी कहते हैं या किस शहर को अछूतों की नगरी कहते हैं, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र को अछूतों की नगरी कहा जाता है। क्लियर? फिर पूछा जाए किसके द्वारा ये शब्द कहा गया, तो आपके गौतम राहुगढ़ के द्वारा ये शब्द कहा गया है कि पटना अछूतों की नगरी है। क्लियर? कोई पटना का होगा तो बुरा ना माने कि सर ये तो पटना के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, ये इतिहास कह रहा है। यहां तक कि किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हुई तो बताइए, क्योंकि एक हक चीज को हम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से आए वही चीज हम बता रहे हैं। अब पूछा जाए वैदिक सभ्यता को हम क्या जानते हैं, आप कहेंगे वैदिक सभ्यता में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? आप कहेंगे जो समाज थे वैदिक सभ्यता में 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, वैदिक सभ्यता में समाज को 4 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा था? तो आप कहेंगे
ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य, चौथे शूद्र। अर्थात कहने का तात्पर्य ये था कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनका मानना था कि मान लीजिए कि ये भगवान है, भगवान का जो सर है वहां पर किसका स्थान है, तो आप कहेंगे वहां पर ब्राह्मणों का स्थान है। फिर भगवान का जो चेस्ट है यहाँ पर किसका स्थान है, तो आप कहेंगे क्षत्रियों का स्थान है। क्यों है? क्योंकि इसलिए स्थान है क्योंकि क्षत्रिय हमेशा युद्ध और युद्ध के बारे में प्रिपेयर रहते हैं, ठीक, उन्हें कभी वो युद्ध कर लेते हैं, ठीक। फिर आता है कि वैश्य किसे कहते हैं, तो वैश्य जो थे भगवान के पेट थे, क्योंकि वो हमेशा रोजी रोटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। फिर आते हैं क्षुद्र, वह भगवान के पैर है। किसे? क्षुद्र को भगवान का पैर माना गया। तो वर्तमान समय में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है तो उन्हें जनरल भी कहा जाता है, जनरल, वैश्य ओबीसी और क्षुद्र एसी एंड एसटी। जो एसी एसटी है उन्हें क्षुद्र कहा गया है, ओबीसी को वैश्य कहा गया है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय को जनरल। आज के समय में जो जनरल है वो आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय है। यहां तक क्लियर हो गया। इस 4 भागों में बांटा गया था वैदिक सभ्यता में। फिर पूछा जाए कि पंचायत कितने प्रकार की होती थी। वैदिक सभ्यता में जो पंचायतें थी कितने प्रकार की हुआ करती, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की हुआ करती थी। पहले का नाम था सभा, दूसरे का नाम था समिति, तीसरे का नाम था विद्या। सभा में कैसी होती थी, तो आप कहेंगे वहां पर सभा में जो मीटिंगें हुआ करती थी तो वहां पर साधारण आम आदमी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी मीटिंग हुआ करती थी, वहां पर उनका निष्कर्ष निकाला जाता था। फिर जब समिति हुआ करती थी वहां पर उच्च दर्जे के लोग आते थे, बड़े पैसे वाले लोग आते थे, और उनकी क्या होती थी, सुनवाई होती थी, या पंचायत में उनकी बैठक हुआ करती थी। फिर आता है विद्या। विद्या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वहां पर कॉमन पंचायत हुआ करती थी, एक कॉमन बैठक हुआ करती थी जिसमें मैन भी हुआ करते थे और वुमेन भी हुआ करते थे। मतलब अर्थात कहने का मतलब पुरुष भी हुआ करते थे, महिलाओं का जब साथ में बैठक हुआ करता था तो उसे विद्या असम पंचायत कहा जाता था। जब समिति किसे कहता है, जब उच्च दर्जे के लोग थे उसे क्या कहते थे, समिति। जब साधारण लोग रहते थे सभा में उसे साधारण या सभा कहा जाता था। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ हुई तो बताइए। फिर आता है अंततः लास्ट, इस क्लास का सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यज्ञ। वैदिक सभ्यता में यज्ञ कितने प्रकार के होते थे, तो आप कहेंगे वैदिक सभ्यता में यज्ञ मेनली 3 प्रकार के होते थे। पहले का नाम था अश्वमेध यज्ञ, दूसरे का नाम था वाजपेयी यज्ञ, तीसरे का नाम था राजश्रेय यज्ञ। फिर सवाल ये उठता है कि ये बताइए सर जी कि अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ में ये कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में कि जो राजा थे युद्ध से पहले जो यज्ञ होते थे उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। जैसे कि आप कभी फिल्में देखते हो, हिस्टोरिकल फिल्में, उसमें युद्ध से पहले यज्ञ होता था। जैसे कि बहुत फेमस फिल्म है बाहुबली, तो बाहुबली के जब फिल्म शूटिंग हो रहा था तो फिल्में जब हो रही थी तो वहां पर ये दर्शाया गया है कि जो दुश्मन देश के जो राजा था उसको मारने से पहले ये लोग क्या करते थे, युद्ध यज्ञ करते थे। उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। मतलब कि युद्ध से पहले जो यज्ञ हो रहा था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। क्लियर? अब भी पूछा जाए, फिर आता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ किसे कहते हैं, तो यदि किसी राज्य का राजा अपने राज्य में अपने सैनिकों का सैन्य प्रदर्शन करवाए उसे वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। अर्थात अभी कुछ समय पहले प्रयागराज में वायुसेना एयरफोर्स वाला सैन्य प्रदर्शन किया जा रहा था, तो क्या हम उसे वाजपेयी यज्ञ कह सकते हैं, तो अर्थात हाँ, उसे वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। क्लियर? अभी भी बहुत सारे देश में होते हैं, जैसे चाइना वगैरह में होते हैं, ब्रिटेन वगैरह में होते हैं, आपसी सैनिक जो होते हैं अपना योग्यता का प्रदर्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। फिर आता है तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजश्रेय यज्ञ। ये इस यज्ञ का मतलब क्या है कि यदि कोई राजा सम्राट बन रहा है या चक्रवर्ती बन रहा है तो उस समय जब यज्ञ होते थे तो उसे राजश्रेय यज्ञ कहते थे। जिस राजा को चंद्र तिलक लगाया जाता था, बहुत सारे प्रवचन किया जाता था, बहुत सारे नृत्य कलाएं आती थी, बहुत सारे यज्ञ में ढोल ताश से बजते थे, तो उसे मतलब स्वागत होता था। जैसे कि मान लो किसी राजा का प्रमोशन हो रहा है, जैसे कि राजा है उसके बाद वो सम्राट बन रहे हैं या चक्रवर्ती बन रहे हैं तो उसके लिए वो यज्ञ करते थे। यज्ञ का नाम था राजश्रेय यज्ञ।
यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ हुई हो तो बता। एक और चीज को हमने विस्तार पूर्वक बताया कि वैदिक सभ्यता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से आता है। पूर्व वैदिक काल किसे कहते हैं? ऋग्वैदिक काल को। महाजनपद काल किसे कहते हैं? या उत्तर वैदिक काल को कहा जाता है। क्लियर? फिर समय पीरियड बता दिए थे। उसके बाद में अछूतों की नगरी किसे कहते हैं? आर्य के आए थे, कितने देश के बारे में वर्णन किया गया था, इसके बारे में हमने एक चीज को विस्तार पूर्वक बताया था। आई होप कि यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।